ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हमने इससे जो पहली वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, हमने इसका जो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप जो हमने चैप्टर शुरू किया था उससे पहले का पार्ट देख लिया था, जिसमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर तक हमने कर लिया था। जिसके अंदर हमने क्या देखा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को हमने जाना कि जो प्रिमिटिव जो एज थी इंसान की, ह्यूमन की, जब इंसान इतना डेवलप नहीं हुआ था तो उस टाइम नेचर डोमिनेंस करती थी उसको। जब इंसान जो कच्ची चीज़ों को खाता था, कच्चा मांस वगैरह खाता था, कब पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे उसने पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया। ऐसे चलते चलते वो टेक्नोलॉजी जब जानने लगा, जब वो टेक्नोलॉजी में स्ट्रोंग हो गया, सब चीजें उसने जान ली, तो वो टाइम कहलाता है पॉसिबिलिज्म, जिसके अंदर इंसान ने क्या कर दिया, सैटेलाइट छोड़ने शुरू कर दिया, स्पेस में जाना शुरू कर दिया। इंसान ने नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके जो हमारा नेचर है उसके ऊपर डोमिनेंस करना शुरू कर दिया, पॉसिबिलिज्म। उसके बाद जो एक ग्रिफिथ टेलर नाम के ज्योग्राफर आए, उन्होंने बोला कि इसके बीच का जो पाथ होना चाहिए उसको हमें लागू करना चाहिए। अगर हमें क्या रहना है, एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। तो जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है वो भी नहीं होना चाहिए और जो पॉसिबिलिज्म है वो भी नहीं होना चाहिए, जिसको नियो डिटर्मिनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। उससे पहले हमने ये जान लिया था कि ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी क्या था, फिर ड्यूअलिज्म जो कॉन्सेप्ट था उसको समझा था। तो आज का जो हमारा ये वीडियो का पार्ट है, इसमें हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी टाइम टू टाइम ह्यूमन ज्योग्राफी में कैसे चेंजेस आया वो हम देखेंगे। तो देखो भी, अर्लियर देयर वाज अ लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज की। बहुत टाइम पहले क्या था, अलग अलग जो सोसाइटी थी ना उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होता था। बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग इतने दूर आ जा नहीं सकते थे। आज आपको पता है फॉरेन में भी बहुत आसानी से जाया जा सकता है और टेक्नोलॉजी इतनी हमारी बूस्ट हो गई है कि हम सेकंड के अंदर जो फॉरेन में बैठा है उनसे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो पहले की जो सोसाइटी थी ना उनके बीच में इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एंड द नॉलेज अबाउट ईच अदर वाज लिमिटेड। और नॉलेज थी ना सोसाइटी को, एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी के बारे में वो बहुत कम थी, लोग अपने अंदाजे लगाया करते थे। अब है लेटर 15th सेंचुरी, लेकिन जो लेटर 15th सेंचुरी के लगभग बाद की जो बात है वो है फिटनेस अटेम्प्ट्स exploration in Europe and slowly the myths and mysteries about countries and people started to open up। बाद में जो 15th सेंचुरी आई, जहां पे लेटर 15th सेंचुरी जिसको बोलते हैं 16th सेंचुरी की शुरुआत के टाइम मान लो, जहां पे यूरोप के अंदर क्या हुआ, यूरोप के अंदर आया था जिसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। यूरोप के अंदर जो यूरोप के अंदर जो स्टार्ट हुआ, जिसने क्या किया, कोशिश करनी शुरू की यूरोप के लोगों ने सबसे पहले एक्सप्लोर करने का। जिसके अंदर देखो यूरोप के जो लोग थे वो अपने देश से दूसरी जगहों पे जाना उन्होंने शुरू किया, अलग अलग कॉन्टिनेंट की उन्होंने खोज की। आपको पता है भारत की भी खोज हुई, अमेरिका की भी खोज हुई। तो ये यूरोप के लोगों ने जब एक दूसरे एरिया में जाना शुरू किया तो तब लोगों की धीरे धीरे जो मिथ थी, जो भ्रम था सोसाइटी को लेके, कंट्री को लेके, वर्ल्ड को लेके, वो धीरे धीरे दूर होने लगा। जैसे मैं आपको बचपन की बात बताऊं तो हमें बचपन में ये बताया जाता था, जैसे चंद्रमा के अंदर आपको पता है कि जो दाग दिखाई देते ना चंद्रमा जब क्लियर नहीं होता, तो जो हमें बचपन में ये बताया जाता था कि जो मून के अंदर ऐसा है ना, तो वो गांधी जी अपनी धोती वहां पे सुखा रहे हैं। कोई कहीं पे कैसी है इसके रिगार्डिंग कहानियां चलती थी, कोई कैसी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तब सारी चीजों के बारे में पता चल रहा है। तो ऐसे ही सोसाइटी भी पहले यही थी, प्रिमिटिव जो सोसाइटी थी उस टाइम क्या था, सिर्फ अंदाजा लगाते थे कि वो सोसाइटी ऐसी होगी ऐसी होगी। फिर जब यूरोपियन लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, आना जाना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो मिथ थे, जो भ्रम थे लोगों के, वो टूटने लगे और जानने लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 3 स्कूल्स ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, ये 19th सेंचुरी की बात है, 1970 सेंचुरी, सॉरी 1970 सेंचुरी थी। उसके अंदर 3 अप्रोचेज आई ह्यूमन ज्योग्राफी को लेके, 3 अप्रोचेज आई। एक थी वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल जिसको बोलते हैं, दूसरी रेडिकल और तीसरी बिहेवियर। ये इधर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, अप्रोचेस सारी हम डिस्कस करेंगे। तो जो 19th सेंचुरी वाली जो थी ना अप्रोचेस, उस अप्रोच के अंदर ये 3 जो सोच आई, अलग अलग अप्रोच आई, वो पढ़ते हैं। पहला था वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल वाले जो ज्योग्राफर थे, अप्रोच रखने वाले, वो क्या बोलते थे कि दिस वाज मेनली कंसर्न्ड विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। नाम से ही पता चल रहा है वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल, यानी कि इसमें सॉरी इसमें क्या क्या ध्यान दिया जाता था, इसमें यह देखा जाता था कि समाज का वेलबींग कैसे हो, यानी कि जो समाज है उसमें जो लोग हैं उनके वेलबींग पे ध्यान देना, उसके वेलफेयर कल्याण के ऊपर ध्यान देना,
ये जो अप्रोच थी वो इस पे ध्यान देती थी। उसके बाद जो रेडिकल आई वो दिस वाज द बेस्ड ऑन द मार्क्सियन थ्योरी एक्सप्लेन द बेसिक कोज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सोशल इनइक्वालिटी। जो रेडिकल जो थी वो हमारी मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उस पे थी, और वो क्या बताती थी, वो ये बताती थी, एक्सप्लेन करती थी कि क्या कारण है गरीबी रहने के, क्या कारण है डेप्रिवेशन रहने के, और क्या कारण है सोशल में इनइक्वालिटी होने के, यानी कि समाज में जो इनइक्वालिटी है, असमानता, उसके कारणों को इसने बताया। फिर एक थ्योरी थी, कंसेप्ट था, वो था बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या बताता था, वो ये बताता था कि लिविंग एक्सपीरियंस कैसा है किसी जगह का और वो जगह कैसी है वहां का, मतलब जगह कैसी है और उसका लिविंग एक्सपीरियंस कैसा, वो बिहेवियर जो अप्रोच थी वो बताती थी। ये कब की बात है, ये 1970 सेंचुरी में ये अप्रोचेज आई थी। आपकी बुक में एक बॉक्स में दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। उसके बाद आता है फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के कौन कौन से मेन फील्ड है और उसके सब फील्ड कौन से हैं। तो वो देखो, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फील्ड है, अच्छे से मैं यही याद करवा दूंगा, बस सुन लेना। ह्यूमन ज्योग्राफी की जो फील्ड है, सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के ही फील्ड है। अब आप इसे याद कैसे करोगे, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड को एक्सप्लेन करो, तो आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से फील्ड्स है, ठीक है। व्हाट आर द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो आप ये ध्यान रखो कि ह्यूमन का मतलब इंसान होता है, आपको सबको पता है। तो इंसान से डायरेक्ट जो जो चीजें रिलेट करती है वो कौन सी है, इंसान समाज के अंदर रहेगा तो क्या होगी, सोशल ज्योग्राफी। अब जो इंसान है वो अर्बन के अंदर भी रहेगा तो अर्बन ज्योग्राफी, इंसान पैसे कमाएगा तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसका अध्ययन हम करेंगे। साथ ही साथ इंसान की हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो किसी एरिया की हम पॉपुलेशन चेक करेंगे, कम है ज्यादा है तो वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी होगी। तो इस तरह से आप इनके सारे फील्ड याद कर सकते हो, आसानी से याद रहेगा। इंसान का हम सेटलमेंट चेक करेंगे कि किस एरिया में कैसे सेटलमेंट है, सेटलमेंट का हम तरीका देखेंगे तो वो हो गया सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो ये है फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद आती है देखो सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के, ये तो बड़े फील्ड। अब इसी के अंदर जो सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी, जो हमने सोशल ज्योग्राफी भी एक क्या फील्ड है किसका, ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसका सब फील्ड देखने सोशल ज्योग्राफी के। तो सोशल ज्योग्राफी में कौन से आते हैं, बिहेवियर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग जो अभी हमने 2 पॉइंट पीछे देखे थे, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। अब इनके कैसे याद रखोगे भी, सोशल ज्योग्राफी के सब फील्ड कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है हर बार एग्जाम में, चाहे ऐसा पूछा जाए व्हाट आर द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चाहे पूछा जाए व्हाट आर द सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी, तो ये पूछे जाते हैं। तो कैसे याद रखोगे, सोशल ज्योग्राफी का मतलब समाज से जो रिलेटेड हो। अब समाज के अंदर हम बिहेवियर देखेंगे, यानी कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है वो चेक करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, उनकी वेलबींग के बारे में चेक करेंगे, वहां के लेशोर के बारे में चेक करेंगे। कल्चरल ज्योग्राफी जानेंगे, कल्चर कैसी है। जेंडर चेक करेंगे हम एक एरिया का, समाज का, कि उस समाज में पर्टिकुलर में जेंडर का रेशियो क्या है उनका। और हम क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल देखेंगे, मेडिकल देखेंगे। तो आपको अपने आप ही याद रह जाएगा कि समाज से रिलेटेड हम चीजें देखनी है। तो समाज से क्या क्या रिलेट करती है, जेंडर समाज से रिलेट करती है, हिस्ट्री करती है, कल्चर करती है, ठीक है, समाज से रिलेट, बिहेवियर करता है, वहां का वेलबींग करता है। तो ये सारे सब फील्ड इसके याद हो जाएंगे आपको आसानी से। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कोई 4 सोशल जो ज्योग्राफी उसके सब फील्ड बताओ, तो आपको 4 बताने होंगे, या सारे पूछे तो सारे, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखो सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है उसके सब फील्ड कौन से होते हैं, मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब कहां कहां से पैसे से रिलेटेड है, जो पैसे कमाए जाते हैं, पैसे कहां लगते हैं, कैसे आते हैं, वो सब देखो। तो ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज कि पैसों के लिए, आपको पता है पैसों से रिलेटेड जब भी हम डील करेंगे रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, तो क्या ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का काम करके लोग पैसे कमाएंगे तो एग्रीकल्चर की स्टडी करना होगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से होगा। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का होगा। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म और ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जहां जहां से पैसे आने वाले फील्ड है वो किस में होंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पैसे आने वाले जाने वाले जो भी है। तो अब आपको याद रह जाएगा कि रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज की हम स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर की, क्योंकि एग्रीकल्चर भी से भी आते हैं, इंडस्ट्री की करेंगे, मार्केटिंग की करेंगे, टूरिज्म की करेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड की करेंगे। तो ऐसे आपको याद रह जाएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड भी, सोशल ज्योग्राफी के सब फील्ड भी, और सब फील्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, जिनकी हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। ये ज्योग्राफी के ही पार्ट है जिनमें हम ज्योग्राफी के अलग अलग पार्ट की डिस्कस करते हैं। अब आगे जो आप
एक जो चीज है वो है सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा वो है, लेकिन इसमें दो आते हैं, इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी और मिलिट्री ज्योग्राफी। ठीक है भाई। अब देखो आपकी बुक में जो पहले दे रखा है ये वाला आपकी बुक में आपको पहले दिया होगा, और जो ये वाला जो मैंने बता दिया आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड और सब फील्ड जो मैंने बता दिया ये बाद में दिया, ये कोई फर्क नहीं है। ठीक है भाई। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है कि आप ये बताओ कि ह्यूमन ज्योग्राफी के पीरियड कौन कौन से हैं, उनके नाम बताओ। ठीक है। और या कौन से पीरियड की कौन सी अप्रोचेज होती है, या सीधे पूछी जा सकती है ह्यूमन ज्योग्राफी की अप्रोचेज को बताओ। तो ये आपकी कौन कौन सी कितनी अप्रोचेज है उनके नाम खाली पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखना, अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। तो पीरियड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के पीरियड कौन से? पहले था अर्ली कॉलोनियल पीरियड। अर्ली कॉलोनियल पीरियड कौन सा? भी वो पीरियड जब अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग, मैं स्पेशल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो क्या करते, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज लोगों ने दूसरी कंट्री में जा जाके वहां पे रूल करना शुरू कर दिया, वहां पे अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। इसका एक एग्जांपल है भारत देश के अंदर भी तो अंग्रेज आके रूल किया था। ठीक है। तो वो जो पीरियड है वो कॉलोनियल पीरियड कहलाता है। उस पीरियड के अंदर ही ये काम हुआ। अप्रोचेज कौन सी? एक्सप्लोरेशन की और डिस्क्रिप्शन की अप्रोचेज आई, क्योंकि उसमें हर एक ने जो वेस्टर्न के यूरोप वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने क्या करना शुरू किया था? एक्सप्लोर करना शुरू किया था, नए नए एरिया को ढूंढना शुरू किया था, तभी तो वो आए और आके वहां पे अपनी कॉलोनी बना ली और वहां पे रूल करना शुरू कर दिया। तो ये इसकी अप्रोचेज है। उसके बाद आती है लेटर कॉलोनियल पीरियड, यानी कि कॉलोनियल पीरियड के बाद की बात। तो उसमें आती है रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस क्या होता है कि अपने स्टडी क्या करें कि वर्ल्ड को एज अ होल मान के स्टडी करें, उसके एक पार्ट की स्टडी करें, तो वो रीजनल एनालिसिस अप्रोचेस इसमें आती है। उसके बाद आती है 1930 थ्रू द इंटर वॉर पीरियड। ये वो थी जब आपको पता है, जब आपको वो फर्स्ट वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये सारे वो थे आपस में जो यूरोप के अंदर खास तौर से जो वॉर ज्यादा हुए थे। तो ये वो पीरियड था। इसमें क्या था? एरियल डिफरेंशिएशन जानने की कोशिश की। इसमें ये होती है कि इसमें ज्योग्राफर ने ये कोशिश करी कि कौन सा एरिया में मतलब कोई दो एरिया, उनमें सिमिलरिटी कहां कहां है और कहां कहां वो किस किस बेस पे वो अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन, यानी कि उन्होंने एरिया को डिफरेंट में चेक करने की कोशिश की कि कहां पे क्या सिमिलरिटी और क्या चीज उसमें अलग है। उसके बाद आती है लेट 1950 सेंचुरी टू द लेट 1960 सेंचुरी तक जो चली, उसको हम स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन या स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो वो आता है। तो इसमें क्या था, इस जो टाइम था ये 1950 से 1960 का ये टाइम था कंप्यूटर का दौर भाई। इसके अंदर कंप्यूटर वगैरह आने लगे। एक हम किसी भी एरिया की फिजिक्स को चेक करने के लिए, फिजिकल मापने के लिए किसका यूज करना शुरू कर दिया? मैप का यूज करना शुरू कर दिया। तो ये वो था। और इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन भी इसको बोलते हैं। जो ये जो हमारा फेज था कौन सा, जो 1950 से 1960 तक चला, जिसे हम स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन या स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं। उसके बाद आता है 1970 सेंचुरी वाला, जो मैंने यहां पे बता दिया। ये 1970 सेंचुरी की ही ये अप्रोचेज है जो हमने देखी। वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो हमने देखा, हमने रेडिकल वाला देखा, हमने बिहेवियरल वाला देखा, वो सारा किस में था? इसी में था। तो एमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल वाला कौन सा है? वो यही है। उसके बाद लास्ट जो थे पीरियड वो था 1990 सेंचुरी वाला, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी में पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि मॉडर्निज्म का जो बाद का जो टाइम है वो ये था। तो ये थी सारे हमारे पीरियड जो हमने देखे ह्यूमन ज्योग्राफी के कौन से पीरियड। एक चीज हमारी इसके रिगार्डिंग रहेगी, वो क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं? तो उनका नाम है फ्रेडरिक रैटजल, जिनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक के अंदर, तो वो उन डेफिनेशन को चाहे आप याद मत करना, लेकिन थोड़ा सा उनका कोई एक पेट वर्ड याद कर लेना भी। इस जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन में ये वर्ड है और इस वर्ड से मैं ध्यान रखूंगा, ये इस राइटर की लिखी हुई है। तो उससे क्या होता है, एग्जाम में एमसीक्यूज अगर पूछे जाए, क्योंकि डेफिनेशन दे देते हैं और नीचे राइटर का नाम लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ ये डेफिनेशन कौन से राइटर की दी हुई है, तो आपको पता चल जाए। और एक राइटर की आपको लर्न भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करो, डेफिनेशन बताओ, तो आप डेफिनेशन भी बता सको। तो वो डेफिनेशन को जरूर आंखों से निकाल लेना, ताकि अगर कहीं एमसीक्यूज पूछे डेफिनेशन देके या राइटर का नाम देके भी पूछा जा सकता है नीचे कि बताओ इस राइटर की कौन सी डेफिनेशन है, तो आप थोड़ा सा उन डेफिनेशन को जरूर निकाल लेना। बाकी मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करवा दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।